हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम सीटेट पेपर 2 के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम एसएसटी की तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों को एसएसटी की तैयारी करवाऊंगी, जिसमें कि हम आज हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम सब कुछ संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में सब चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक। ठीक है, यानी कि पैलोलिथिक पीरियड से लेकर के वैदिक पीरियड तक आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये समझिए पाषाण काल किसे कहते हैं। तो पाषाण काल वह समय था जब लोगों ने सबसे पहले पत्थर के औजारों को बनाना आरंभ किया था। ठीक है, पाषाण काल वह समय था जब मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजारों को बनाना शुरू किया, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कुछ पूरा पाषाण स्थल। ठीक है, कुछ पूरा पाषाण स्थल यानी कि कुछ जो पैलोलिथिक साइट है उसको देखेंगे। उसमें कौन कौन सा है? देखिए, हुग्सी है ये। ठीक है, ये हुगली नहीं है, ये हुग्सी है। ठीक है, ये हुग्सी है। उसके बाद है कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, कुरनूल की गुफाएं। उसके बाद देखिए दूसरा है कुछ नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, कुछ नवपाषाणिक पुरास्थल। इसमें है हमारा बुरजाहोम जो कि कश्मीर में है। ठीक है, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा। एक मिनट रुकिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, महागढ़ा, दाओजली, ये एक साथ है, दाओजली, हेडिंग, हल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ महापाषाणिक पुरास्थल, जिसमें कि है ब्रह्मगिरी, आदि चेन्नलूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले, एक सेकेंड, देखिए लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि इससे पहले जब गर्मी नहीं थी, इससे पहले क्या था? आइस एज था। ठीक है, लोग पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। ठीक है, मांस का ज़्यादा सेवन करते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। जो छाल होता है, जानवरों की जो छाल होती है, उसके ये वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और ठंडी से बचने के लिए अपने आप को वो पत्थर की गुफाओं में रहते थे। लेकिन लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जो दुनिया की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आ गया, वो बदलने लगा। और उससे क्या होने लगा? उससे जो है अचानक से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और गर्मी बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, कई क्षेत्रों में क्या होने लगा? घास वाले जो मैदान हैं, जब आइस एज खत्म हुआ। ठीक है, आइस एज जब खत्म हुआ तो उसके बाद लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और अचानक से गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर घास वाले मैदान बनने लगे। और इससे क्या हुआ? इससे जो है ऐसे जानवर, ठीक है, जो कि घास खाकर, देखिए ऐसे जानवर जो कि घास खाकर, जिनमें कि हिरण है, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, तो आप समझिए कि जब 12,000 साल पहले अचानक से जब जलवायु में परिवर्तन होने लगा, अचानक से गर्मी बढ़ने लगी, तो कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ? कुछ क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। और जब घास वाले मैदान बनने लगे तो इससे क्या हुआ? इससे हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय यानी कि ऐसे जानवर जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ है, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों यानी कि
देखिए, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये काल है, कहते हैं। यह दो शब्दों यानी कि पूरा, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। ठीक है, पूरा पाषाण यानी कि पूरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त। अब पूरा पाषाण जो नाम रखा गया, ये क्यों रखा गया, तो देखिए, यह नाम पूरा स्थलों से यानी कि जो प्राचीन स्थल है वहाँ से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है, जो पूरा स्थल से प्राप्त, जो पूरा पाषाण जो नाम है, ये किस चीज़ के महत्व को बताता है कि जो पुराने जो स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, वहाँ से जो पत्थर के जो औजार मिले हैं उसके महत्व को ये नाम जो है वो बताता है। ठीक है, अब आगे देखिए, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के दौरान माना जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये कि पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इसी दौरान, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल का जो समय है, इसे क्या किया गया, ये बहुत एक लंबा स्पैन हो गया ना, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो इस इतने लंबे टाइम को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसे क्या किया कि इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला आरंभिक यानी कि आपका जो लोअर है, ठीक है, लोअर पैलोलिथिक पीरियड। दूसरा आया आपका मध्य यानी कि मिडिल पैलोलिथिक पीरियड, और तीसरा आता है उत्तर पूरा पाषाण युग यानी कि जो आपका अपर पैलोलिथिक पीरियड है। ठीक है, तो इतने लंबे टाइम को, एक लॉन्ग स्पैन था ना, ये बहुत लंबा टाइम था, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक के जो टाइम पीरियड है उसे पूरा पाषाण कहा जाता है। अब इतने लंबे टाइम का स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो इसके लिए क्या किया गया, इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। ठीक है, जिसमें कि आरंभिक यानी कि लोअर पैलोलिथिक, मध्य यानी कि मिडिल पैलोलिथिक, और उत्तर यानी कि अपर पैलोलिथिक। ठीक है, और जो इतिहास, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी भाग में, इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ठीक है, यानी कि 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल का जो समय है, तो मानव इतिहास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उनके जो विकास की जो कहानी है, लगभग 99% कहानी आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये रहा होगा, इसी दौरान में घटित हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसमें, देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ, ठीक है, यहाँ पर ये उसे, ये देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं करेक्ट कर दी, ये मैं नहीं है, यहाँ मेसोलिथ है। ठीक है, मेसोलिथ, मेसोलिथ। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, और इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल का जो समय है ये पूरा पाषाण काल माना जाता है। और इसे अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर, है ना। तो अब जो हमने पढ़ा कि 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो यानी कि ये बदलाव कब आया, मध्य पाषाण युग के दौरान। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं।
और इसका समय क्या है, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपका जो पाषाण काल है वो शुरू हो जाता है, नियोलिथिक, ठीक है, 10,000 साल के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, ठीक है। जो मेसोलिथ जो टाइम है, जो मध्य पाषाण युग है, इस काल में जो पाषाण औजार मिले हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मिले हैं, तो इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु ये पाषाण है, ठीक है, पाषाण, लघु पाषाण कहा जाता है। अब देखिए, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, ठीक है। जो ये जो औजार हैं, जो पत्थर के जो औजार हमें मिले हैं, इनमें क्या होता था, हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे यानी कि हैंडल लगे होते थे उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। और इनमें हमें कौन कौन से औजार मिले हैं मुख्यतः, तो इसमें हमें हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, ठीक है। ये हंसिया है, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स ये हंसिया है, यहाँ पे हंसिया, ठीक है। और आरी जैसे जो औजार है हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि जो मेसोलिथ टाइम आ गया, मेसोलिथ युग आ गया, मध्य पाषाण युग आ गया, तो जो आपका जो आरंभिक पाषाण युग था उसमें जो औजार बनाए जाते थे, उस समय के जो औजार थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, बड़े बड़े औजार मिले थे और थोड़े भद्दे टाइप के औजार थे, ठीक है, नुकीले नहीं थे, शार्प नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि उन औजारों को बनाना बंद कर दिया गया था, नहीं, ऐसा नहीं था। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण के साथ साथ जो पूरा पाषाण में जो युग होने पूरा पाषाण युग में जो यूज़ होने वाले जो औजार थे, जो टूल्स थे, जो वेपन्स थे, वो भी हमें मिले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, यानी कि नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसे जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, तो आप इसे समझिएगा इस तरीके से कि 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल का जो समय है वो हो गया आपका आरंभिक, ठीक है, आरंभिक पाषाण काल। उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल, जो कि 12,000 से लेकर के 10,000 साल तक माना जाता है। और उसके बाद जो है 10,000 साल के बाद का जो समय है उसे नवपाषाण युग कहा जाता है, यानी कि नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, ठीक है। शैल चित्र यानी कि जो पत्थरों पर जो चित्रकारी की गई है, ठीक है, तो पत्थरों पर जो चित्रकारी की गई है उसके जो सुंदर उदाहरण हैं, जो कुछ सुंदर जो उदाहरण हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, केव से हमें मिले हैं। और इनमें जो है जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास NCERT क्लास 6 की बुक होगी तो आपके फर्स्ट चैप्टर में कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से कुछ जो जंगली जानवर हैं उनका किस तरीके से चित्रण किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से उसे चित्रित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में पूरा पाषाण के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के पाटने, ठीक है, ये पाटने हैं, ठीक है, एक सेकंड रुके, ये जो है ये पाटने हैं, पाटने स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी जो है कि शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
ये 2-3 बार सीटेट में रिपीट हो चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के पाटने स्थल से शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इन अंडों से मनके, ठीक है, जो बीड्स होते हैं बनाए जाते थे, ठीक है। इन अंडों से मनके यानी कि बीड्स, ज्वेलरी लोग पहनते थे ना उस समय, तो ज्वेलरी में जो बीड्स यूज़ करते थे वो इनसे बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था? वह था कुत्ते का जंगली पूर्वज, एंसेस्टर था जंगली कुत्ते का जंगली पूर्वज, ठीक है। चलिए इसको अब हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृषि के लिए अब देखिए, यहाँ तो हमने जानवर को देख लिया कि कौन सा जानवर सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब देखिए कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आता है बट मिस्टेक हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल है वो है गेहूं और जौ, ठीक है। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है? भेड़ और बकरी, ठीक है। कुत्ते के बाद आते हैं भेड़ और बकरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल हैं। अब यहाँ पर हम कुछ जो महत्वपूर्ण जो नवपाषाण स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। कोल्डिहवा है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश। महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुफ कराल, ये गुफ कराल है, गुप्त कराल नहीं है, ये गुफ कराल है। और ये कहाँ है? कश्मीर में। बुरज़ाहोम ये भी है कश्मीर में। चिरांद है बिहार में। हल्लूर है आंध्र प्रदेश में। और पय्यमपल्ली भी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ जो है कुछ ये नवपाषाणिक स्थल हैं। अब देखिए यहाँ सबसे जानने वाली चीज़ है कि कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए इम्पॉर्टेंट है इसमें, देखिए बुरज़ाहोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें गर्तवास, ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। गर्तवास कहा जाता था, ठीक है। बुरज़ाहोम में जो लोग थे उस समय वो कश्मीर में, बुरज़ाहोम कहाँ है? कश्मीर में है। और वहाँ क्या है? वहाँ जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। और इसमें उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, चिड़िया नहीं है यहाँ पर, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये जो है ये सीढ़ियाँ है यहाँ पर। इससे उन्हें ठंड के मौसम में क्या होता था? सुरक्षा मिलती थी, ठीक है। लोग जो थे उन्हें ठंड के मौसम में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आइस एज में लोग जो पत्थर की गुफाएं जो होती थी उनमें रहते थे ठंड से बचने के लिए। तो कश्मीर का जो बुरज़ाहोम है वहाँ से हमें इस तरीके के जो हैं गर्तवास हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि लोग ठंड से बचने के लिए वहाँ रहते थे, ठीक है। पुरातत्वविद को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो पुरातत्वविद हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको ये जो गर्तवास हैं, ये जो झोपड़ियां हैं, इनके अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इससे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब दोनों ही जगह जब आग के साक्ष्य मिले हैं तो ऐसा अनुमान लगाया गया, ठीक है, पुरातत्वविद जो है, आर्कोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है कि लोग जो हैं वो मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ही जगह खाना पकाते होंगे।
अब देखिए मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, एक स्टेटमेंट में ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यही हो गया। ठीक है, इस तरीके के 4 आपको दे दिए गए, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि किसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, या 3 ऐसे 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से कि 3 गलत होगा, 1 करेक्ट होगा। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एक एक चीज़ को। चलिए अब देखिए, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, ये जौ है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूँ उगाना, जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। ठीक है, और मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ाया है, इसमें ये 3 स्टेटमेंट आपके हो गए, 4 स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट कुछ और इसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी। ठीक है, चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि मृत्यु के बाद क्या होता था कि सामान्यतः जो मृतक के जो सगे संबंधी होते थे उसके प्रति सम्मान जताते थे और लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए क्या करते थे, इसलिए कब्र में जो मृतक है उसके साथ कुछ सामान भी वो लोग रख देते थे। ठीक है, और मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है, ये कब्रें हैं, खबरें नहीं हैं, जहाँ से ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली हैं। ठीक है, और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ऐसा लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी एक दूसरी दुनिया भी होती है। ठीक है, एक दूसरा जीवन भी होता है जहाँ लोगों को खाने पीने इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत है वो होती होगी। तो इसलिए क्या करते थे कि कब्रों में मृतक के साथ में वो क्या करते थे, कुछ सामान भी रख देते थे। ठीक है, और ऐसे जो कब्र है वो हमें मेहरगढ़ से ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ से प्राप्त जो एक कब्र है जिसमें कि एक मृतक के साथ एक बॉडी के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया है, और ये पिक्चर भी जो है आपको क्लास 6 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो एक बकरी को भी दफनाया गया है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो परलोक में भी, मतलब दूसरे लोक में भी मृतक को खाने के लिए ये रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी दूसरा एक जीवन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दाओजली हेडिंग। ठीक है, यहाँ देखिए दाओजली हेडिंग पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, दाओजली हेडिंग जो है वो चीन है। ठीक है, चीन और म्यांमार है। ठीक है, जाने वाले म्यांमार की ओर जाने वाले ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, और यहाँ से हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो खरल और मूसल के जो उपकरण हैं, पत्थर के जो उपकरण हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं, दाओजली हेडिंग से। ठीक है, तो याद रखिएगा खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण हमें दाओजली हेडिंग से मिले हैं। और दाओजली हेडिंग पूरा स्थल कहाँ है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर एक पहाड़ी पर। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग, ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे वो भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ठीक है, यानी कि जो हमको जो ये मूसल मिला है,
जो खरल और मूसल मिला है, तो जो पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि लोग जो है वो भोजन में अनाज का उपयोग करते थे, तो अनाज उगाते भी होंगे, है ना, क्योंकि उसमें कूटते उठते होंगे ना, धान कूटते होंगे, कुछ पीसते होंगे, गेहूँ पीसते होंगे, तो ये सब करते होंगे वो खरल और मूसल का उपयोग करके। तो इससे हमें पता चलता है कि वो अपने खाने में अनाज का उपयोग करते थे, और अनाज का अगर उपयोग करते थे तो यानी कि वो खेती भी किया करते होंगे। साथ ही यहाँ से जेडाइट, ठीक है, जेडाइट पत्थर भी मिला है। जेडाइट जो है, ये जेडाइट है, यहाँ पर जेडाइट एक बहुत ही कीमती पत्थर होता था, ठीक है। जेडाइट पत्थर मिला है, जो कि संभवतः यह पत्थर कहाँ से आता था, चीन से आता था, ठीक है। तो यानी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि व्यापार भी होता था, है ना, ट्रेड भी होता था। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुरा स्थल से जो है काष्ठ के, यानी कि पुरा स्थल से काष्ठाश्म, यानी कि जो अति प्राचीन लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो सख्त हो जाती है, बहुत पुरानी लकड़ी जो कि सख्त होकर क्या हो जाता है, पत्थर बन जाता है, ठीक है, उसके भी औजार और बर्तन हमें मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर है महापाषाण, ठीक है। अब महापाषाण क्या है, तो महापाषाण जो है पत्थर की कब्रें होती थी जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है इसे, ठीक है, इंग्लिश में इसे मेगालिथ कहा जाता है। महापाषाण पत्थर की कब्रें होती थी जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, और यह प्रथा जो है यह प्रचलित थी कहाँ कहाँ, देखिए, दक्कन में, दक्षिणी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर में, ठीक है। दक्कन वाला एरिया कौन सा हो गया आपका, ये जो एमपी और महाराष्ट्र वाला जो एरिया हो गया ना, ये दक्कन वाला एरिया हो गया, ठीक है। और दक्षिण भारत आपको पता ही है। देन उसके बाद है उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, ठीक है। इस तरह की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी कि पत्थर के कब्र में दफनाया जाता था, और इसकी भी पिक्चर आपको क्लास 6 की बुक में मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें है कि कुछ कब्रें जमीन के ऊपर तथा कुछ जमीन के नीचे होती थी। कुछ जो कब्रें हैं, ये कब्रें हैं, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, ये कब्रें हैं, ठीक है। कुछ कब्रें जो होती थी वो जमीन के ऊपर होती थी, और कुछ जो होती थी वो जमीन के नीचे होती थी, ठीक है। यहाँ भी कब्रें हैं। अब देखिए, कब्रों से प्राप्त चीजें हैं लोहे के औजार, लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, पत्थर व सोने के गहने, ठीक है। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, ये जो पत्थर की जो कब्रें हैं यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। और इसमें काले लाल मृदभांड कब्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। काले और लाल मृदभांड कब्रों से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी के किनारे स्थित है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इनाम गांव जो है वो भीमा की सहायक नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हमें इनाम गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को घर के अंदर भी दफनाया जाता था, कुछ लोगों को घर के अंदर भी दफनाया जाता था। कुछ लोगों के पैरों को, देखिए यहाँ पर लोगों हैं, लोगों, ठीक है, कुछ लोगों के पैरों को मोड़ा या काट दिया जाता था, ठीक है। इसका भी पिक्चर आपको क्लास 6 की हिस्ट्री में मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के जो पैर थे इन्हें या तो मोड़ दिया जाता था या काट दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए, इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, ठीक है।
इनाम गांव से, ये इनाम गांव है, इनाम गांव से गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, ये हमारा पाषाण काल जो था वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड। चलिए देखिए, ऋग्वैदिक काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेद कितने हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले है कि वेद जो है, ठीक है, ये समझिए इसे, वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक हुई है। इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कि सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, और इसकी रचना कब हुई है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो जो ये रचनाएं हैं इन्हें सूक्त कहा जाता है, और सूक्त का क्या अर्थ होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, इन सूक्तियों की रचना, ठीक है, ये जो रचना हुई थी तो इनकी रचना क्यों हुई थी? तो इन सूक्तियों की रचना देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए की गई थी। ठीक है, यहाँ सूक्तियों होगा, तो इन सूक्तियों की रचना देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी जो आज की संस्कृत से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी जो कि आज की संस्कृत से भिन्न थी। ठीक है, चलिए अब देखिए, इम्पॉर्टेंट है, वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वेदों का लेखन रचना की कई शताब्दियों के बाद, ठीक है, हुआ। जो वेद है, देखिए यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, काफ़ी ऊपर चला गया। देखिए, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, और उसे सुना जाता था। तो क्या होता था कि उस समय जो गुरु होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो क्या करते थे? जो स्तुतियाँ होती, जो सूक्तियाँ होती थी, उनका वो उच्चारण करते थे। ठीक है, वो बोलते थे, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो स्टूडेंट्स उसको सुनते थे, श्रवण करते थे, और सुन के ही सभी चीज़ों को लर्न करते थे, क्योंकि लिखने का कोई उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था कि जिस पे लिखा जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता था? ये उच्चारण करके गुरु जो है वो बोलते थे, और शिष्य जो है वो सुनते थे, और इस तरीके से इन चीज़ों को सीखते थे, और इसी तरीके से एक दूसरे को जो है ये जो नॉलेज है, ठीक है, जो सूक्तियाँ हैं, इनको ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है, अब देखो, वेदों का जो लेखन है वो रचना की कई शताब्दियों के बाद हुआ। बहुत समय के बाद जो है इनका लेखन शुरू हुआ। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ शब्द वार्तालाप के रूप में हैं, यानी कि ऋग्वेद के कुछ जो सूक्त है, ठीक है, वो वार्तालाप के रूप में है, यानी कि बातचीत के रूप में है। वार्तालाप का क्या मतलब होता है? बातचीत के रूप में है। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में सभी नदियों की पूजा देवियों के रूप में की जाती थी। ठीक है, जैसा कि एक सूक्त में विश्वामित्र ने नदियों के लिए कहा कि हे बहनों, मेरी प्रार्थना
सुनो। ठीक है, एक सूक्त में विश्वामित्र ने नदियों के लिए कहा है कि हे बहनों मेरी प्रार्थना सुनो। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु व उसकी सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदियों की तुलना किससे? गायों और घोड़ों से भी की जाती थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नदियों की जो तुलना है, जब आप विश्वामित्र वाला जो ये वार्तालाप जो है आपके क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है, आप जब उसे पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि उसमें उन्होंने जो नदी है उनके लिए, नदियों के लिए गायों और घोड़ों का भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए नदियों की तुलना गायों और घोड़ों से भी की जाती थी। ठीक है, गंगा व यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गंगा और यमुना का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में सिर्फ एक बार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक प्रार्थना की जाती थी। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वैदिक प्रार्थना जो है वह मवेशियों, पुत्रों व घोड़ों के लिए की जाती थी। ठीक है, यानी कि जो जानवर होते थे उनके लिए, जो पुत्र होते थे पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए, जो ऋग्वैदिक प्रार्थना, जो स्तुति जो लोग करते थे ईश्वर से, देवी देवताओं की जो स्तुति करते थे वो किस लिए करते थे? मवेशियों के लिए, पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए। ठीक है, और इस काल में जो युद्ध होता था वो युद्ध भी क्यों होता था? मवेशियों के लिए चारागाह एवं उपजाऊ भूमि के लिए। ठीक है, पानी के स्रोत के लिए, यानी कि जो नदी तालाब है इत्यादि के लिए, और लोगों को दास बनाने के लिए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो युद्ध होता था वो किस लिए होता था? चारागाह के लिए, जो मवेशी होते थे उनके लिए जो चारागाह और उपजाऊ भूमि के लिए, कि उन जानवरों को खिलाने के लिए चारागाह मिले। ठीक है ना, उपजाऊ भूमि मिले। पानी के स्रोत के लिए, यानी कि नदी तालाब इत्यादि के लिए, और लोगों को दास बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इस काल में स्थायी सेना नहीं थी तथा अधिकांशतः पुरुष ही युद्ध में भाग लेते थे। ठीक है, यहाँ पर पुरुष है, यहाँ पर पुरुष है। ठीक है, तो अधिकांशतः जो थे वो पुरुष ही युद्ध में भाग लेते थे। ऋग्वैदिक कालीन राजा महलों में नहीं रहते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन राजा जो थे वो महलों में नहीं रहते थे। राजा न होकर एक तरह से सरदार थे। ठीक है, राजा जो थे वो राजा न होकर के एक तरह से क्या थे? सरदार थे, क्योंकि उस समय जो था ना, जो समाज था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में जो समाज था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। तो कबीले का कोई राजा नहीं होता था। ठीक है, जो राजा होता था उसका राजा का कोई पदवी नहीं होता था, वो जस्ट लाइक एक सरदार होता था, सबका हेड होता था। ठीक है, इस काल में कर प्रणाली नहीं थी। ठीक है, इस काल में कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम नहीं था। ठीक है, इस काल में आनुवांशिक उत्तराधिकार अपने आप नहीं मिलता था। ठीक है, इस काल में आनुवांशिक उत्तराधिकार अपने आप नहीं मिलता था। सभा चुनाव करती थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि जो आज जो राजा है, ठीक है, यानी कि जो सरदार है वो सरदार तो उसका बेटा ही सरदार बनेगा, ऐसा नहीं होता था। ये ज़रूरी नहीं था। जो सभा होती थी, जितने भी लोग होते थे उनकी एक सभा होती थी और सभी लोग मिल करके चुनाव करते थे कि कौन अगला सरदार बनेगा या अगला राजा बनेगा। और ये किस बिना पर किया जाता था कि ये देखा जाता था कि जिसे सरदार के रूप में चुना जा रहा है वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं कि वो हमारी रक्षा कर सके, युद्ध कर सके। ठीक है, हमारे लिए जो मवेशी हैं, जो घोड़े हैं, इनका ये जितने भी संसाधन हैं इनको जुटा सके। तो जिसके पास ये पावर होती थी उसे ही ये अपना सरदार चूज़ करते थे। ठीक है, इस काल में घोड़े लड़ाई में रथ खींचने का, ठीक है, यहाँ पर रथ है। ठीक है, इस काल में घोड़े लड़ाई में रथ खींचते थे तथा परिवहन के मुख्य साधन रथ व गाड़ी थे। अब देखिए, जन पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द था। ठीक है, जन जो था वो पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त शब्द था। कुछ राजा जन के द्वारा चुने जाते थे।
ठीक है, कुछ राजा जन के द्वारा चुने जाते थे। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए, ऋग्वेद की वह पांडुलिपि जिसको पहली बार छापने के लिए प्रयोग किया गया बुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। ठीक है, इसी पांडुलिपि के आधार पर 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बुर्ज के वृक्ष के छाल पर, यानी कि ये बार्क ट्री है। ठीक है, बुर्ज यानी कि बार्क ट्री है। ये आप देखिएगा, आपके जो एसएसटी की जो बुक है हिस्ट्री का क्लास 6 उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसी के छाल पर, जो बुर्ज जो पेड़ है इसी के छाल पर लिखा गया। ठीक है, और इसी जो ये जो पांडुलिपि है इसी के आधार पर क्या हुआ कि 150 वर्ष पूर्व इसका ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। और यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी, क्योंकि इस तरीके के जो पेड़ हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो यह पांडुलिपि है यह महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दास और दस्यु, ये दो वर्ड आपके क्लास 6 की हिस्ट्री के बुक में यूज़ किया गया है, दास और दस्यु। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट हैं, इनको समझिए। अब दस्यु कौन थे? वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषाएं बोलते थे, जबकि दास युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री थे। ठीक है, दस्यु कौन थे? वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और जो दूसरी भाषाएं बोलते थे। और दास कौन थे? दास जो युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री और पुरुष होते थे। ठीक है, और उन पे ये जो दास होते थे इन पर जो इनके मालिक का पूरा अधिकार होता था। ठीक है, दासों पर जो मालिक होते थे, जो उनको जीत के लाते थे, उन पे पूरा अधिकार होता था। दासों से जो उनका मालिक होता था वो कोई भी काम, जो भी चाहे वो काम वो करवा सकता था। ठीक है, चलिए, अब हमारा ऋग्वैदिक हो गया। अब हम उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में देखिए, सबसे पहले देखिए, राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। ठीक है, राजा सिंहासन या बाघ की खाल से बने एक विशेष आसन पर बैठता था। ठीक है, युद्ध में राजा का सारथी उसका सहचर था। ठीक है, आगे देखिए, सारथी युद्ध के अवसर पर राजा की विजय गाथा, ठीक है, यहाँ विजय गाथा है, तथा गुणों का गान करता था। ठीक है, वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो वैश्य जैसे सामान्य लोग जो थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, युद्ध के अवसर पर पुरोहित राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना गंगा और यमुना क्षेत्रों में की गई, जबकि देखिए इंपॉर्टेंट है ये, उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना गंगा और यमुना क्षेत्रों में की गई, जबकि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में की गई। ठीक है, सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं वहां की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में शामिल है सामवेद। ठीक है, कामवेद नहीं है ये, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी और इसलिए उसे ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। और बाकी जो ये तीनों हैं वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में किया गया है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में विवरण प्राप्त होता है कि अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों तथा सामाजिक नियमों का। इनमें क्या हमें प्राप्त होता है? ये जो ग्रंथ हैं इनमें हमें क्या मिलता है?
अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों, कोई भी अनुष्ठान और उसके संपादन की जो विधि है, जो सामाजिक नियम है, वो सभी चीज़ें हमें इनमें प्राप्त होते हैं, जो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं। ठीक है, अब देखिए, उत्तर वैदिक समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, शूद्रों को अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में इस तरीके का कुछ भी नहीं था, समाज में कोई वर्ग नहीं था। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 में ये समाज जो है ये डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है कि शूद्रों को जो था ये अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और स्त्रियों को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। ठीक है, स्त्रियों को भी शूद्रों की तरह ही वेदों को पढ़ने का मतलब ये नहीं था, आज्ञा नहीं थी। ठीक है, वेद नहीं पढ़ सकते थे वो। देखो, स्त्रियों तथा शूद्र दोनों को, स्त्रियों तथा शूद्र दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था। वर्णों का निर्धारण किस पे किया जाता था? जन्म के आधार पर किया जाता था। यद्यपि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसी काल के दौरान सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव सीमित था। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ, समाज पे पुरोहित जो थे इनका जो महत्व था, इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। ठीक है, अब जो है, जो पहले कबीले थे छोटे छोटे, अब वहाँ पहले राजा नहीं होते थे, वो सरदार होते थे। अब जो थे वो राजा होने लगे, वो अनुष्ठान करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, अश्वमेध यज्ञ होने लगा। अब पुरोहित उनके साथ होने लगे। जो ब्राह्मण थे, समाज को 4 भागों में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, जिसमें कि सबसे उच्च स्थान पर ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य थे और देन शूद्र थे। ठीक है, तो पुरोहितों का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा समाज पर पड़ने लगा। अब देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के, यानी कि जो लोग हैं, पूरा जो समाज, जन का मतलब पूरा समुदाय है ना, जन जो शब्द है एक पूरे समुदाय के लिए प्रयुक्त होता था। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। खुदाई से अनेक जनपदों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें कि है पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस समय लोग झोपड़ियों में रहते थे। इस समय लोग झोपड़ियों में रहते थे, चावल, गेहूं, तिल, सरसों की खेती करते थे। ठीक है, इस समय जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, तिल, सरसों आदि की खेती किया करते थे। गन्ने की कृषि उत्तर वैदिक कालीन लोगों को पता थी। ठीक है, प्रमुख मृद भांड थे चित्रित धूसर। ठीक है, और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, लाल मृद भांड, यहाँ पर लाल मृद भांड होगा, वह लाल नहीं है, एक सेकंड रुकिए, ये नहीं होगा। ठीक है, लाल मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांडों में अधिकतर थालियां व कटोरियां मिली हैं। अधिकतर थालियां व कटोरियां मिली हैं। चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को खाना परोसने के लिए किया जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि चित्रित धूसर भांडों का प्रयोग दैनिक रूप से न होकर विलासिता या प्रदर्शन के रूप में होता था। जो चित्रित जो धूसर मृद भांड थे, इनका प्रयोग जो था वो कब होता था? खास मौक़ों पर किया जाता था। ठीक है, और ख़ास लोगों को खाना परोसने के लिए किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो चित्रित धूसर भांड थे, इनका प्रयोग दैनिक रूप में नहीं होता था, यानी कि रोज़ रोज़ नहीं होता था, ये विलासिता या प्रदर्शन के रूप में किया जाता था। जैसे आज के समय में आप इसे मान लीजिए कि नॉर्मली आप अपने घर में
स्टील की थाली यूज़ करते हैं, स्टील का बर्तन यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो या कोई गेस्ट आए, स्पेशल गेस्ट आए, तो आप एकदम से लाव पोला का डिनर सेट ला के रख दोगे और उसमें खाना सर्व करोगे, है ना। तो उसी तरीके से इसे समझिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, इनको देखिए। संस्कृत भाषा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है, ठीक है। भारोपीय परिवार की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि, ठीक है। ये सब भारोपीय भाषा है। अब पूर्वोत्तर की भाषाएं तिब्बत बर्मा परिवार के हैं, ठीक है। ये जितने भी ऊपर के जो भाषाएं हैं ये भारोपीय परिवार के हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा संस्कृत भी आता है, ठीक है, हिंदी भी आता है। और पूर्वोत्तर की जो भाषाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। वो जो है वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि जो असमिया है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि असमिया जो है वो भारोपीय परिवार से है, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार से है, ठीक है। अब देखिए द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ हैं, ठीक है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं में झारखंड एवं मध्य भारत की भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कंकाल को कैसे पुरातत्वविद पहचानते हैं कि यह पुरुष या महिला का है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। कोई भी बॉडी, जो डेड बॉडी, जो खुदाई के दौरान जो बॉडी कंकाल जो प्राप्त हुए हैं, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसी मेल का है या किसी फीमेल का है, यानी किसी पुरुष का है या किसी महिला का है। तो इसे जानने का तरीका क्या है कि क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए इनका जो कटी प्रदेश या कुल्हा होता है वो पुरुषों से बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये पहचाना जाता है कि जो कंकाल है वो किसी महिला का है या किसी पुरुष का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चरक जो थे ईशा की प्रारंभिक सदियों में भारत के एक प्रसिद्ध वेद थे, ठीक है। वेद नहीं है, वैद्य थे ये, ठीक है, यानी कि डॉक्टर थे एक तरीके से, वैद्य मतलब डॉक्टर। तो चरक कौन थे? ईशा की प्रारंभिक सदियों में भारत के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी थी। चरक ने मनुष्य में 360 हड्डियां बताई, जबकि शरीर रचना विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक सेकंड, आज मुझसे बार बार ही ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो चरक थे उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो विज्ञान है, ठीक है, जो साइंस है, उसके हिसाब से हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना। चीन में प्राचीनतम लेखन कला की ऋग्वेद की तुलना ऋग्वैदिक लोग को लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए चीन में प्राचीनतम लेखन कला की ऋग्वेद से तुलना, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, ऋग्वैदिक लोग जो थे वो लिखना नहीं जानते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग लिखना नहीं जानते थे, वो बोलते थे, है ना, बोलते थे, दूसरे लोग सुनते थे और सुन करके उससे ग्रहण करते थे, सीखते थे किसी भी चीज़ को। जो भी सूक्तियाँ होती थी उनको लोग, गुरु जो होते थे वो बोलते थे और शिष्य उसे सुनते थे। लिखने का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें लिखना नहीं आता था। वहीं चीन में लोग जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे, जिनका प्रयोग भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे जो हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब यहाँ पर लोगों को लिखना नहीं आता था, तो उस समय चीन में लोग जो थे वो जानवरों की हड्डियों पर लिखते थे और उसका प्रयोग किस लिए करते थे? भविष्यवाणी के लिए किया करते थे। और भविष्यवाणी का विषय क्या होता था कि क्या युद्ध में जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की भविष्यवाणी की जाती थी। तो जो चीन जो है, चीन का जो प्राचीनतम लेखन है, लेखन कला और जो ऋग्वेद है, उसमें क्या समानता है? उसमें समानता ये है कि इन दोनों ही जगहों पर जो है बात किसकी की जा रही है? युद्ध की बात की जा रही है, फसल की बात की जा रही है, पुत्र की बात की जा रही है ना। और वैदिक काल में भी इन्हीं के लिए प्रार्थना होती थी। चीन के शासक शहरों में महल बनाकर रहा करते थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में न शहर का साक्ष्य मिला है न ही महलों का। चीन के लोग भी लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, ऋग्वैदिक लोग भी लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। लोहे का प्रयोग 600 ईसा पूर्व जो है उसके बाद प्रारंभ होता है, लोगों को उसकी जानकारी होती है। ठीक है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार व हथियार बड़ी मात्रा में मिले हैं। ठीक है, वेल्लला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वेल्लला तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे। वेल्लला कौन थे? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे। ठीक है, उणवाज क्या थे? साधारण हलवाहे थे। ठीक है, ये उणवाज है, इसको कट करके मैं यहीं लिख देती हूँ। उणवाज ये कौन होते थे? साधारण हलवाहे थे। ठीक है, और कडेसियर भूमिहीन मजदूर थे। कडेसियर कौन थे? भूमिहीन मजदूर थे। आदिमई दास थे। ठीक है, तो वेल्लला कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे। उणवाज कौन थे? साधारण हलवाहे थे। कडेसियर भूमिहीन मजदूर थे और आदिमई दास थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय भारत की सभाओं का चर्चा मिलती है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ठीक है, पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। सभा क्या था? सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, जबकि उर सामान्य ग्राम यानी कि जो गैर ब्राह्मण थे उनका संगठन था। ठीक है, तो सभा और उर और नगरम, ये तीनों चीज याद रखिएगा। नगरम व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, नगरम जो था वो व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, नगरम व्यापारियों का संगठन था। संगठन था। ठीक है, चलिए, समितियों के जरिए विभिन्न कार्य करती थी। जो सभाएं हैं उप समितियों के जरिए विभिन्न कार्य करती थी। इन सभाओं पर धनी शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ठीक है, अब आगे देखिए, ग्राम भोजक उत्तरी भारत में ग्राम के प्रधान थे।
ग्राम भोजक कौन थे? उत्तरी भारत में ग्राम के यानी कि गांव के प्रधान होते थे और यह पद जो था ये अनुवांशिक था। राजा इन्हीं के माध्यम से कर वसूलता था। जो राजा होते थे वो इन्हीं के माध्यम से गांव से टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि टैक्स सिस्टम नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स सिस्टम भी आ गया था। तो जो ग्राम भोजक होते थे वो ग्राम के प्रधान होते थे और राजा इन्हीं के जरिए टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, कभी कभी ये पुलिस का भी काम करते थे। ठीक है, गृहपति स्वतंत्र कृषकों को कहते थे। गृहपति स्वतंत्र कृषकों को कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है कि भक्ति की चर्चा भगवत गीता में, ठीक है, भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक अंग है। ठीक है, मिलती है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, यानी कि धनी गरीब पुरुष स्त्री ऊंची जाति नीची जाति सभी के लिए। ठीक है, आडंबर व पूजा पाठ के बजाय व्यक्तिगत पूजा पर जोर था। वराह विष्णु का अवतार था, जिन्हें विष्णु ने जल में डूबे पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया था। आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो वराह जो थे ये कौन थे? विष्णु का अवतार। ठीक है, एरण, ठीक है, एरण मध्य प्रदेश में है, वहाँ से वराह अवतार की मूर्ति मिली है। ठीक है, एरण मध्य प्रदेश से वराह अवतार की मूर्ति मिली है। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 वर्ष के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक एशिया से आए। कहाँ आए? केरल में। ठीक है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वे संभवतः पश्चिम से आए थे। इस तरह केरल के केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये संभवतः कहाँ से आए थे? पश्चिम से आए थे। और इस तरह केरल के ईसाई विश्व के सबसे प्राचीन ईसाइयों में से हैं। ठीक है, केरल के जो ईसाई हैं ये विश्व के सबसे प्राचीन ईसाइयों में से हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द, अब भारत और इंडिया जो नाम हम अपने देश के लिए यूज़ करते हैं वो कहाँ से आया, अब उसे देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग अब यहाँ देखिए 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 2500 है ये। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, फिर से समझिए कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर वाले ईरानियों, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर, भारत के उत्तर पश्चिम की ओर वाले जो ईरानी हैं और जो यूनानी हैं, उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। ठीक है, सिंधु नदी को, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित प्रदेश था उसे इंडिया कहा। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, भरत एक्चुअली कहा जाता था। ठीक है, भरत कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर ये भारत पड़ा, उन समूह को कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने पाषाण काल से लेकर के वैदिक काल तक के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एसएसटी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम हड़प्पा सभ्यता, ठीक है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, पढ़िए, इसे सुनिए, समझिए। आपको इसमें कुछ अगर परेशानी होती है, कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मेरा वीडियो देखिए। देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।